तो अब हम लोग अभी जो थ्योरी पढ़े डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस उस पे ये क्वेश्चन बनाते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस L1 एंड L2। अब तुमको जो दो लाइन दिया हुआ है वो बताया थोड़ी है कि पैरेलल है कि नहीं है, तो पहले तुमको ये देख के समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये स्क्यू लाइंस है या फिर पैरेलल लाइंस है। स्क्यू लाइंस होगा तो स्क्यू लाइंस के बीच वाला डिस्टेंस वाला फार्मूला लगाएंगे, और पैरेलल होगा तो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे। कैसे पता किया जाता है? यहाँ के बाद वाले से लेमडा के बाद जो लिखा रहता है वो अगर म्यू के बाद लिखे वाले से प्रोपोर्शनल हो गया, या तो बराबर हो जाए या प्रोपोर्शनल हो जाए। प्रोपोर्शनल मतलब किसी एक वेक्टर में किसी खास नंबर से मल्टीप्लाई करने से दूसरा वेक्टर आ जाए, या रेशियो बराबर हो जाए। तो यहाँ पे तो साफ बराबर ही दिख रहा है कि बी वेक्टर और बी वेक्टर क्या है आपस में, पैरेलल। तो निश्चित रूप से ये लाइंस हो गए पैरेलल। अब लाइंस पैरेलल हो गए तो याद करो, यहाँ पे हम मानते थे A2 वेक्टर और यहाँ पे हम मानते थे A1 वेक्टर, और फार्मूला क्या होता था पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस का? रट्टा मार लेना, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का क्या क्रॉस किसके साथ? तो कोई एक ये डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन बी वेक्टर रहता है इस वेक्टर के साथ, और ऊपर का मैग्नीट्यूड भी और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो यहाँ पे अब A2 माइनस A1 कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले तुम अलग से A2 माइनस A1 ही निकाल लो। क्या होगा A2 माइनस A1? ये है हमारा A1 वेक्टर, दिस इज कॉल्ड A1 वेक्टर एंड दिस इज कॉल्ड A2 वेक्टर। तो A2 माइनस A1 यहाँ से हम अगर लिखना चाहें A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, तो क्या होगा? 3 में से 1 गया, हाँ 2i कैप, 3 में से 2 गया बिल्कुल, 1j कैप माइनस 5 और माइनस ऑफ माइनस 4 यानी कि प्लस 4 यानी कि माइनस का k कैप। अब बी वेक्टर तो यहाँ से साफ दिखाई ही दे रहा है कि दिस इज बी वेक्टर, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट डी वेक्टर बराबर हम A2 वेक्टर माइनस A1 क्या लिखेंगे? 2i कैप प्लस 1j कैप माइनस 1k कैप, और क्रॉस बी वेक्टर को क्या लिखेंगे? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, और डिवाइड के नीचे हमको बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना होता है। तो बी वेक्टर तो यही है, और इसका मैग्नीट्यूड हमारा क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, बिल्कुल सही। अब जरा बताओ, दो वेक्टर का क्रॉस लेने बताया गया है। वेक्टर फॉर्म में आई जे के जो हो तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में निकाल लिया जाता है। तो क्या करेंगे हम लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप, और फिर यहाँ लिखेंगे डिटर्मिनेंट का कंपोनेंट। तो ये है 2 1 माइनस 1, 2 1 माइनस 1। क्यों? क्योंकि यही वेक्टर और यही वेक्टर का क्रॉस लेना है। तो फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 3 6। अब आई कैप लिखते हैं जब, तो इसको ढकते हैं, ये ढका गया तो 6 1 जा 6। अब माइनस का प्लस हो जाएगा क्योंकि इसमें माइनस 3 आएगा, प्लस 3 कैप, सॉरी कैप बोल रहा है। फिर माइनस जे कैप, माइनस जे जब लिखेंगे तो इसको ढकेंगे, 2 का 6 में 12 और प्लस 2 हो जाएगा। ये सब हम लोग काम कर चुके हैं। तो प्लस के कैप, और ये कहानी खत्म। 3 2 जा 6 माइनस 2, तो बस ये हो गया। और इसका क्या लेना है हमें? मैग्नीट्यूड। तो आप पहले लिख लो, डी वेक्टर बराबर लिख लो, कितना आया है? 6 और 3 9i कैप, और माइनस 14 जे कैप, और 16 में से 2 घट गया प्लस 14 के कैप। और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना है, डिवाइडेड बाई अंडर रूट में कितना आने वाला है जी? 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो ये हो गया 36 और ये हो गया 9। 36 और 9 हो गया कितना? 45 और 4 45 और 49, यानी कि बाहर हो जाएगा ना 7। सही है ना?
ऊपर का मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे जी, डी डिस्टेंस बराबर, तो ऊपर का मैग्नीट्यूड भी आई कंपोनेंट का स्क्वायर, जे कंपोनेंट का स्क्वायर, के कंपोनेंट का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81, 14 का स्क्वायर 196, फिर 14 का स्क्वायर 196 और डिवाइडेड बाई 7। अब इसको जोड़ वोड़ लो, 6 6 12 और 1 13, 9 1 10, 9 19 और 19 और 8 27, 2 1 3 और 1 4, 473 डिवाइडेड बाई 7। आंसर देख लो आया है कि नहीं, ये तो कुछ गड़बड़ आ रहा है, 293 आ रहा है जी, जोड़ने में गलती की है क्या, यहाँ पे 4 आएगा ना जी, 4 की कैप ना, ये 14 कहाँ से लिख दिए हैं, ये देखो 6 में से 2 गया, 4 आएगा ना, तो 4 आएगा तो 16 ही करोगे ना केवल, तो जब 16 करोगे तो अब आप जोड़ोगे तो 293 आएगा, 293 आएगा। समझ गए, कोई दिक्कत है? अब चलिए आप क्वेश्चन पूछिए आप। तो देखिए इसमें हम लोग अभी ख़त्म कर दिए, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस केवल एक ही था। अब डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस जो है हमारा वो ख़त्म हो गया, एक ही क्वेश्चन था, आप क्वेश्चन अलग बुक से लेके बना सकते हैं। लेकिन अब बच्चों के सामने एक और क्वेश्चन आता है, और वो आता है कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे। 2D में तो बड़ी आसान था, x का वैल्यू रख के y का वैल्यू निकाल लेते हैं, या दोनों का x का कोफिशिएंट सेम करके y का कोफिशिएंट सेम करके बराबर कर लेते थे ऐसे। लेकिन 3D में तो इक्वेशन कुछ ऐसे दिया रहता है, x माइनस x1 बाई a1, y माइनस y1 बाई b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई c1। और दूसरा इक्वेशन हुआ करता है हमारा क्या, x माइनस x2 मान लीजिए a2 इज इक्वल टू y माइनस y2 बाई b2 इज इक्वल टू z माइनस z2 बाई c2। इस केस में जब लाइन 3D इक्वेशन फॉर्म कर रहा हो तो अगर और वो इंटरसेक्ट भी कर रहा हो, मतलब स्क्यू नहीं है, लाइन से स्क्यू नहीं है, तो कैसे हम वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे, यही क्वेश्चन है ना हमारा। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सीखते हैं। इस पे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में, है ना, आप हमेशा याद रखिएगा इस पे क्वेश्चन आते हैं। 12th में बोर्ड में आपके एग्ज़ाम्स आते हैं कि दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रहा है 3D में तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे। ये पहले ये भी देता है, दो क्वेश्चन बनता है कि प्रूफ दैट दिस लाइन एंड दिस लाइन इंटरसेक्टिंग एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन। जहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है उसका कोऑर्डिनेट निकालिए, दोनों पहले प्रूफ करिए और फिर इंटरसेक्शन निकालिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।